हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे, जो हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लास चल रहा है, जो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। ठीक है, देखो ये 5 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। व्हाट इज बैंक, टाइप्स ऑफ चेक। अभी हम लोग रिसेंट क्या कवर किया कि चेक कैसे लिखते हैं, चेक को कैंसिल चेक क्या होता है, और किसी चेक को हम इशू कर दिया है तो इसको स्टॉप कैसे करेंगे, उसकी पेमेंट। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक भी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग आरबीआई के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई अगर पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई या फंक्शन ऑफ आरबीआई आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कीजिएगा? आप आरबीआई क्या करता है अगर आपसे बैंक से पूछ दिया जाए तो इशू ऑफ बैंक नोट, 1 रुपए के नोट छोड़ करके बाकी सारे नोट्स जो है आरबीआई इशू करता है। दूसरा जो है मेंटेन क्रेडिट मेंटेन करता है। तीसरा जो आप कह सकते हैं कि आपको बैंकर्स का बैंक है ये, या गवर्नमेंट का बैंक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बैंकर्स का बैंक है, बैंक का बैंक है, बैंक का बैंक है, बैंकर्स बैंक। ठीक है, बैंकर्स बैंक लिख सकते हैं, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक। ठीक है, अब गवर्नमेंट बैंक है ना, तो ये नहीं है कि आरबीआई से आपको पैसा लेना है गवर्नमेंट को, तो बोल आरबीआई को गवर्नमेंट बोल देंगे कि 5 करोड़ रुपया मुझे दे दो, और आरबीआई जो है वो 5 करोड़ रुपया तुरंत गवर्नमेंट को नोट छापेगी और दे देगी। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, वो कैसे होता है अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और आप चौथा बोल सकते हैं, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा आपको ये बोल सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, ये जो है इसका प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीआई यही है कि उसको प्राइस स्टेबिलिटी करना है। मतलब कि आप कह लीजिए इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन आपको कंट्रोल में रखना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है। कीपिंग ग्रोथ इन माइंड, ये आपको 2016 से या 14 से, हम करेंट ईयर भूल रहे हैं, उस टाइम से आरबीआई का ये भी ऐड हो गया है कि मेंटेन इन्फ्लेशन या फिर कंट्रोल इन्फ्लेशन कीपिंग ग्रोथ इन माइंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इतनी महंगाई का पे ही कम करने में या फिर महंगाई कंट्रोल करने ही में आपको इतना आपको ध्यान दे देना है कि आप ग्रोथ को भूल जाएं। तो कि मेंटेन इन्फ्लेशन कीपिंग ग्रोथ इन माइंड इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब आरबीआई की थोड़ी हिस्ट्री जान लो। अगर आपसे आरबीआई के बारे में पूछ दे, ज़्यादा नहीं इतना भी बोल दोगे तो काफ़ी है कि आरबीआई जो है वो कमेटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। आरबीआई जो है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना? ठीक है, तो ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना? ये रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इंडियन, अब तुम लोग बोल रहे होगे कि जित लोग कि हिल्टन यंग करेंसी कमीशन के बारे में बना था, लेकिन देखो, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ही को हम लोग ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, फेमस यही है, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन। और ये कब रिकमेंडेशन दिया था? 1926 में। इन 1926, ये 1926 में आरबीआई के लिए फॉर्मेशन के लिए रिकमेंडेशन दिया था कौन? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, प्रीफर करना, ये नाम बोलना। ठीक है, हम बस इन्फॉर्मेशन के तुमको बता दिया कि अगर मेंस में आ जाए कि अगर एक ऐसे ही बैंकिंग अवेयरनेस का सवाल रहे और ये बेसिक सवाल आ जाए, तो अगर ये नाम दिया रहे तो आप उसको टिक कर सकें। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था। और ये रजिस्टर जो है, रजिस्टर अंडर आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 34 में रजिस्टर है, और इस्टेब्लिश कब हुआ? एक्ट 1904 में बना और 1935 में ये इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में क्या बोलिएगा आप अभी तक? कि आरबीआई जो है
यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा कि आरबीआई जो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना, आरबीआई ये रजिस्टर है आरबीआई एक्ट 1934 में, 1935 में ये एस्टैब्लिश हुआ। आरबीआई जो है ये बैंक नोट इशू करता है कि आपको बैंकर्स का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, प्राइम स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, मतलब कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। आरबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ग्रोथ को नजर में रखते हुए, मेंटेनिंग इन्फ्लेशन कीपिंग ग्रोथ इन माइंड इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बात करें तो अगर थोड़ा सा और आप बताना चाहें, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और अगर आप बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि ये आपको इसका पहले हेडक्वार्टर जो है इसका कोलकाता था, जो कि 1937 में शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ? जो शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। ठीक है, पहले कोलकाता इसका हेडक्वार्टर था, 1937 में ये आपको शिफ्ट कर दिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आरबीआई जो है ना, पहले नेशनलाइज बैंक नहीं था, पहले प्राइवेट बैंक था। ये आपको नेशनलाइज्ड कर दिया गया है, नेशनलाइज्ड किया गया है ये ऑन 1 जनवरी 1947। अच्छा, इनिशियल कैपिटल जो था, इनिशियल कैपिटल आरबीआई का महज 5 करोड़ रुपए था। आपको इनिशियल कैपिटल आरबीआई का, उसको 1 जनवरी 1947 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, किससे? आप किस एक्ट से? आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप, ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948। ठीक है, इससे आपको इसको नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी में, अगले बार इसका एक्ट भी ले आया गया। ठीक है, अब इसके फर्स्ट गवर्नर कौन रहे? फर्स्ट गवर्नर जो थे आरबीआई के, फर्स्ट गवर्नर ये ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। इंडियन फर्स्ट गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख। करंट गवर्नर जैसे अभी आप जो है उनका नाम लिखते रहे, आप जब ये वीडियो देखिएगा तब का नाम आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। करंट गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 25th गवर्नर है। ठीक है, ये याद रहना चाहिए, ये आपको पूछा जा सकता है कि करंट गवर्नर जो है आरबीआई के वो कितने नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, करंट डिप्टी गवर्नर, ये काफी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया है कि डिप्टी गवर्नर्स का नाम बताइए। तो 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। अभी कौन है? एम राजेश्वर राव, ओके। बीपी कानूनगो, ठीक है, बीपी कानूनगो जीओ है। ठीक है, बीपी कानूनगो दूसरा हो गया। तीसरा एमके जैन और चौथा एमडी पात्रा। ठीक है, ये करंट गवर्नर से आपको नाम पता रहना चाहिए। इतना चीज तो आरबीआई के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि आरबीआई के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप उसको बोल सकें। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की वो क्या है? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की ये कब आती है? तो ये एक बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, बाई मंथली मतलब हर 2 महीना। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है आपको? अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, एकदम सिंपल तरीके से हम आप तुमको बता रहे हैं, इतना भी बोल दोगे तो काफी है। ठीक है, मेरा है कि बेसिक बस तुमको पता रहना चाहिए। रेपो रेट क्या है? जब जो बैंक है ना, बैंक टेक लोन फ्रॉम आरबीआई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप टू 90 डेज, 90 डेज तक के लिए अगर लोन ले रही है बैंक आरबीआई से तो उसको हम कहेंगे रेपो रेट। ठीक है, और बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट जब यही 90 प्लस डेज के लिए जब ये बैंक लोन लेगी तब उसको हम कहेंगे क्या? बैंक रेट। ठीक है, रेपो रेट और बैंक रेट समझ में आ गया। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? बैंक जो है
बैंक जो है पुट मनी इन आरबीआई जब अपना बैंक जो है ना अपनी मनी को आरबीआई के यहाँ रखता है तब उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। देखो ये बैंक है, ये बैंक है, इसने अपना देखा कि करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आज मेरे अकाउंट में इतना डिपॉजिट है और मेरा इतना लोन चला गया है। अब बाकी जो पैसा है ना, तो बैंक कभी भी बाकी पैसा अपने पास नहीं रखेगी। बैंक क्या करेगी, इससे कैसे हम फायदा कमा लें, तो ये जो है ना बैंक जो है आरबीआई के पास रख देगी। ठीक है, आरबीआई के पास रख देगी, आरबीआई के पास रखेगी तो आरबीआई के पास रखेगी तो आरबीआई इसको कुछ इंटरेस्ट देगा। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, तो वही होता है मेरा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, और SLR होता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि CRR और SLR से बैंक जो है कैसे कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करती है। ठीक है, अब देखो करेंटली, अब इसमें हम अभी करेंट का रेट लिख रहे हैं। ठीक है, आज कितना है, 2 फरवरी, ये आज है 25 है, आज 25 फरवरी आपको 2021 का रेट लिख रहे हैं हम। ठीक है, आपको लिख रहे हैं रेट। एक बार हम पूरा क्लास का आपको लेक्चर रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, फिर हम पब्लिश करेंगे सारा चीज़ एक साथ। ओके, काफ़ी सारे लेक्चर एक एक करके हम पब्लिश करेंगे। ठीक है, 4% है यहाँ पर रेपो रेट। बैंक रेट आपको क्या है, 4.25% है। ठीक है, करेंट, और आपको रिवर्स रेपो रेट क्या है, 3.35% है रिवर्स रेपो रेट। CRR है 3% और SLR है 18%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये आता है ना कि बैंक जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से कैसे मेंटेन करती है महंगाई। एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि CRR और SLR से कैसे बैंक जो है वो महंगाई को मेंटेन करती है, आरबीआई जो है कैसे मेंटेन करती है महंगाई को। क्योंकि इवेंचुअली मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब तो यही है ना कि उसको बाजार में आपको महंगाई कंट्रोल करना है। अब देखो एक चीज़ याद रखो, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो CRR मेंटेन कर रहा है ना ये बैंक, देखो हम कलर चेंज कर रहे हैं अभी पेन का, कि ये जो CRR मेंटेन जो कर रहा है ये बैंक आरबीआई के साथ, ये जो है ना CRR जो है इसको है ना आरबीआई के साथ ही मेंटेन करना होता है। ये पैसा आपको बैंक जो है अपने पास नहीं मेंटेन करेगा, ये पैसा है जो आरबीआई के पास मेंटेन करेगा, और SLR जो है वो अपने पास ही मेंटेन करेगा सेल्फ। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में कि CRR किसके पास मेंटेन करता है बैंक, तो आरबीआई के पास मेंटेन करता है। SLR किसके पास मेंटेन करता है, तो अपने ही पास मेंटेन करता है। CRR आपको किस में मेंटेन करता है, तो ये कैश रिजर्व रेशियो है, ये आपको कैश में ही मेंटेन करना है। और SLR आपको किस में मेंटेन कर सकते हो, तो गोल्ड में। ठीक है, गोल्ड में मेंटेन कर सकते हो, आपको बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड में कर सकते हो। ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं उसमें आप इसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड में मेंटेन कर सकते हो, कैश में भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, गोल्ड में, कैश में, बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में SLR को तुम मेंटेन कर सकते हो। लेकिन CRR को अगर मेंटेन करना है तो वो कैश में ही मेंटेन करना होगा। अब देखो CRR और SLR, CRR और SLR से कैसे मेंटेन करती है महंगाई आरबीआई। ठीक है, SLR और CRR, देखो अब इसको समझने के लिए ना तुमको क्या समझना पड़ेगा, ANBC। ANBC क्या होता है, ANBC होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड, न्यूमरस मेंस एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को ANBC कहते हैं। अब ANBC जो है वो क्या होता है, वो NDTL माइनस CRR और SLR। ठीक है, अब CLR और SLR तो तुम समझ गए कि क्या होता है, अभी हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, NDTL देखो क्या होता है, NDTL जो होता है ना,
टोटल फंड्स ऑफ बैंक, टोटल फंड्स ऑफ बैंक, जितना बैंक में पैसा जमा है ना उसको हम कहते हैं एनडीटीएल। ठीक है, एनडीटीएल समझ गया कि जितना बैंक में पैसा जमा है ना उसको हम कहते हैं एनडीटीएल। और सीआरआर और एसएलआर उसमें से हम माइनस करेंगे तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट निकलेगा। ये क्या होता है? टोटल लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक, बैंक को लोन देने की क्षमता कितनी है वो यही बताता है एएनबीसी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, मान लीजिए कि आप 100 रुपया बैंक में जमा किया, आप 100 रुपया बैंक में जमा किया और बैंक जो क्या किया कि बैंक ये है 100 का 100 रुपया आपको निकाल के दे दिया लोन में। ठीक है, आप गए पैसा निकालने के लिए, बैंक बोल दिया पैसा नहीं है कल आना, ऐसा तो नहीं ना होता है। ठीक है, वही ऐसा नहीं हो उसी के लिए ये सीआरआर और एसएलआर मेंटेन किया गया। सीआरआर मतलब क्या हो गया कि आपको 100 रुपया जमा हो रहा है ना तो उसमें से आपको 3% रुपया आपको निकालना पड़ेगा सीआरआर, 18% निकालना पड़ेगा आपको एसएलआर, और ये आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ये आपको सेल्फ रुपये के पास सेल्फ अपने पास रखना पड़ेगा। 18 और 3 21 रुपया आपसे घट गया, मतलब कि 79 रुपया आपकी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, इतना आप लोन दे सकते हैं। अब देखो समझ में आ गया ये कि सीआरआर और एसएलआर घटा करके हम एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कैसे निकालते हैं। 100 रुपया है तो उसमें से जितना करंट सीआरआर का परसेंटेज रहेगा, जितना एसएलआर का परसेंटेज रहेगा, वो आपको उतना हटाना पड़ेगा और फिर जो बाकी पैसा बचेगा वही आपका टोटल लेंडिंग कैपेसिटी रहेगा। ठीक है, अब देखो कि बैंक की महंगाई कैसे कंट्रोल करता है। मान लो कि अभी जो है ना हम कितना निकाला, 3% निकाला, और आपको कितना निकाला, 18% निकाला। मेरे पास कितना बचा, 79 रुपीज़ बच गया हमको लोन देने के लिए। अब जो 79 रुपीज़ जो बच गया लोन देने के लिए, ये जो बैंक जो है मार्केट में देगी लोन, मार्केट में पैसा आएगा। ठीक है, मान लो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। मान लो कि मेरे पास क्या है, एक है हमको फ्रिज है। ठीक है जी, फ्रिज है और ये 50 पीस एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ्रिज आया है। ठीक है, कि अपने से एकदम एडजस्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, जब बंद होना है अपने से बंद हो जाता है एकदम। 3 दिन चलता है तो 1 यूनिट बिजली उठाता है, ये एकदम आया है। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्रिज है और मार्केट में ना काफ़ी ज़्यादा पैसा है। मान लो कि 50,000 का ये फ्रिज है, 50,000 का ये फ्रिज है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो सबके पास 50,000 है तो मान लो सब कोई पहुँच रहा है इसको लेने के लिए। मान लो 100 आदमी के पास 50,000 रुपये हैं, तो 100 आदमी पहुँच रहा है तो क्या होगा, जब ये कंपनी देखेगी 50,000 में मेरे पास तो इतने ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं, तो ये क्या करेगी, इसका प्राइस बढ़ा करके 80,000 कर देगी। ठीक है, 80,000 कर देगी। तो 80,000 जब करेगी, मान लो 100 में से 40 लोगों के पास पैसा रहा, 80,000 रुपये जा करके ले लिया। ठीक है, अब ये प्राइस कैसे बढ़ाएगी। ठीक है, एक चीज़ आपको ये करना है ना, मार्केट से ना पैसा सक कर लेती है आरबीआई, ये 3% और 18% से लेकर के। ये 50,000 में मिल रहा था, यहाँ पे 50 लोग थे, उनके पास क्या सोचे कि चलो हम लोन ले लेते हैं यहाँ से, 79 रुपीज़ का तो लोन मिल रहा है और इधर से 79 रुपीज़ है बैंक के पास लोन देने के लिए, यहाँ से बैंक लोन दे ही रही है, हम जा करके लोन ले लेते हैं और फिर लोन लेकर के हम ये फ्रिज ले लेंगे। ठीक है, सेविंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, सेविंग्स रहेगा तो वो घटेगा बढ़ेगा क्यों, लोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोन ले लेते हैं, ये 50 लोग गए कि हम चलो लोन ले लेते हैं और यहाँ से ले लेंगे 50,000 के फ्रिज। तो जब 50 लोग थे तो ये महंगाई भी अपना बढ़ा देगी। दूसरा केस क्या करती है ना आरबीआई, कि यहाँ पे सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगी। जब बढ़ा देगी सीआरआर और एसएलआर, ठीक है चलो, जब सीआरआर और एसएलआर बढ़ा देगी ना तो क्या करेगा, सीएलआर एसएलआर जब बढ़ा तो मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये आरबीआई घटा इसको बढ़ा करके 10% कर दी और इसको बढ़ा करके 30% कर दी, तो क्या हुआ भाई, मेरे पास बैंक के पास 60 ही रुपया रहा लोन देने के लिए। तो ये कम आदमी को भी लोन दे पाएगा, कम आदमी को लोन दे पाएगा, और यहाँ पे कम आदमी को लोन दे पाएगा तो मार्केट में पैसे की कमी होगी, मार्केट में पैसे की कमी होगी, इसलिए मार्केट से में ज़्यादा पैसे की कमी होगी तो आपको कम महंगाई बढ़ेगी। ये तुम लोग सोच रहे हो ना कि कितने लोग सोच रहे होंगे कि अगर सबके पास 50,000 रुपये है तो सबके पास फ्रीज हो जाएगा। नहीं, किसी डिमांड और सप्लाई का मेंटेन रहना चाहिए, ये डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, मान लो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, 3 रुपये का पेन है, ठीक है, और 3 लोग लेने वाले भी हैं तो 3 लोग को दे देगा, लेकिन 3 रुपये का पेन है 3 पीस। ठीक है, 3 रुपये का पेन है 3 पीस और लेने वाले हैं 10 लोग। ठीक है, तो यहाँ सप्लाई काफ़ी कम है,
ठीक है, लेकिन सबको ही को लेना है यही 3 वाला पेन, तो ये बोली लगने लगेगी 3 रुपये का ही, कोई बोलेगा 10 रुपये हम दे देंगे, कोई बोलेगा 18 रुपये कोई हम दे देंगे, कोई बोलेगा 20 रुपये कम हम दे देंगे, तो ये आपको महंगाई बढ़ने लगेगी। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट रहता है कि हम मार्केट में पैसा सक करता है आरबीआई, ये बढ़ाता है ना तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम होती है, बैंक लोन कम दे पाता है, बैंक लोन कम दे पाएगा तो मार्केट में पैसे की कमी आएगी, तो फिर मार्केट आपको यहाँ से जब पैसा को सक करना होता है मार्केट से, जब पैसा कम करना होता है तो अब आरबीआई एसएलआर और सीआरआर को बढ़ाती है। सेम काम यही आपको ये भी करती है इसमें बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में क्या करती है, रेपो रेट क्या है, जब बैंक को आरबीआई से लोन लेना है, जब आरबीआई को लोन लेना है, जब यहाँ से बैंक यहाँ से लोन लेगी, यहाँ पे डिपॉजिटर है, ठीक है, यहाँ पे बैंक का लोन का ये आएगा रेट रहेगा। अब मान लो कि छोटा बैंक है कोई, एसबीआई नहीं, मान लो एसबीआई है, इन दोनों को ना बैंक रेगुलेट करेगी ना तो ज़्यादा बैंक पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सीआरआर और एसएलआर को रेगुलेट करेगी ना तो अधिकतर बैंक पे असर पड़ेगा, सभी बैंक पे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स है कि इतना परसेंट निकालना है, ये परसेंट बढ़ा के बोलेगी 10% निकालना है, तो ये एसबीआई को भी निकालना है, और कोई छोटा बैंक है तो उसको भी आपको निकालना है 10% और 18%। अच्छा, ये परसेंटेज ही में क्यों मेंटेन किया जाता है? ये परसेंटेज में इसलिए मेंटेन किया जाता है कि मान लो कोई बैंक है जिसका आपको 100 रुपये के है उसके पास, और कोई बैंक है जिसके पास 500 रुपये है, और यहाँ पे बोला है कि 3 रुपया निकालना है, तो 500 रुपये वाला तो 3 रुपये आराम से निकाल देगा, लेकिन 100 रुपये वाला 3 रुपया निकालने में थोड़ा सा आना इसको लगेगा, 3 रुपया निकालने में इसका कैपिटल कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए 3 क्या, चलो 50 कर देते हैं, 50 रुपये निकालना है, तो ये 100 रुपया 500 वाला 50 रुपया निकाल देगा तो 450 रुपया इसका तब भी बचेगा। ठीक है, और यहाँ 100 रुपये वाला जो 50 रुपया निकाल देगा तो इसके पास बस अपना अमाउंट का आधा ही बचेगा लेंडिंग के लिए, तो इसीलिए इसको अमाउंट पे ना रख के इसको परसेंटेज में रखा जाता है। समझ गया सबको ही? ठीक है, चलो अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, देखो बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट से कैसे करना है। रिवर्स रेपो रेट और ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट है कि जो है आरबीआई के पास अपना बैंक जो है पैसा रख रही है, जब आरबीआई के पास बैंक पैसा रखने के लिए बोलेगी, जब ये बढ़ाएगा कि आप मेरे पास रखिए, ज़्यादा पैसा देंगे हम, 4% देंगे या फिर 8% देंगे, तो बैंक जो है ना कंज्यूमर के पास पैसा कस्टमर के पास पैसा देने से अच्छा है कि बैंक अपना आरबीआई के पास चाहेगी कि पैसा हम ज़्यादा दें। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास से श्योरिटी है कि यहाँ से पैसा वापस आ जाएगा, कस्टमर के पास से श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पे एनपीए भी हो सकता है, तो बैंक चाहेगी कि यहीं हम पैसा दे दें और मेरा पैसा गारंटी के साथ वापस आ जाए। ये होता है मेरा रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का नतीजा। और रेपो रेट अगर बढ़ा रही है बैंक, तो मान लो कि कोई बैंक जो है कर्जा ले रहा है, इसमें छोटा बैंक का बात हो जाता है, बड़ा बैंक है, मान लो कोई इतना बड़ा बैंक है वो आरबीआई से ज़्यादा कर्जा नहीं ले रहा है, तो उसको रेपो रेट से क्या फर्क पड़ेगा? ज़रा सा आरबीआई बढ़ाएगा रेपो रेट तो वो भी अपना 0.25 रेट बढ़ा देगा आरबीआई की इज्जत में कि चलो हम थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया अपना। लेकिन छोटा बैंक है जो कि ज़्यादातर पैसा अपना आरबीआई से लेकर के बिजनेस करता है, तो उसको तो इफेक्ट पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आरबीआई से पैसा लेगा हाई रेट पे बैंक, तो कंज्यूमर को भी हाई रेट पे देगा, ठीक है, कस्टमर को भी यहाँ पे हाई रेट पे देगा, क्योंकि इसके पास पैसा ही हाई रेट पे आ रहा है, तो यहाँ पे रेट हाई करेगा तो यहाँ पे लोन लेने वालों की संख्या भी कटेगी। नहीं भाई, अभी बहुत ज़्यादा लोन का ये हो गया है, बहुत ज़्यादा रेट है, हाई है, बहुत ज़्यादा रेट हाई है लोन का। सुनते हो ना कि हाउसिंग लोन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेट हाई है, अभी नहीं लेंगे। ठीक है, कभी होता है कि हाउसिंग लोन बहुत कम हो गया तो देखते हुए कस्टमर लोग जल्दी जल्दी वहाँ से सोचता है चलो हाउसिंग लोन ले लेते हैं, अपना घर तो हो जाएगा। ठीक है, बस इसी तरीके से रेगुलेट करती है आरबीआई। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझा दिया, सीआरआर समझा दिया, एसएलआर समझा दिया आपका, यहाँ पे सारी चीज़ें हम क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट में हम लोग आगे इसको लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना सबके साथ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड होते रहेंगे।